गिरने वाली थी, दोनों ने साथ साथ गैस बंद करने को हाथ बढ़ाया, जिससे दोनों ही एक दूसरे को छूकर गुजरे। दोनों बहुत करीब खड़े थे और फिर अक्षत ही पीछे हट गया। मीरा ने चाय कप्स में डाली और बिना अक्षत की बात का जवाब दिए बाहर निकल गई। अक्षत को परेशान करके उसे बहुत अच्छा लग रहा था। चाय पीकर सभी अपने अपने कमरों में चले गए। मीरा ने बर्तन उठाए और किचन में रख दिए। जैसे ही धोने लगी, राधा ने कहा, तुम जाओ, मैं कर दूंगी। मीरा चली गई। जैसे ही वो सीढ़ियों पर आई, अक्षत ने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, ए मीरा, ए मीरा। मीरा ने टॉन्ट मारते हुए कहा, आई मीन मीरा जी, प्लीज बता दीजिए। अक्षत ने बड़े ही प्यार से कहा, आपको क्यों जानना है? आपको भी मोनालिसा से शादी करने में हमारी हेल्प चाहिए क्या? मीरा ने मजाक करते हुए कहा। मोनालिसा का नाम सुनते ही अक्षत ने मीरा का हाथ झटका और गुस्से से वहां से चला गया। पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं कितनी मोहब्बत है, मेरे यानी सोना के साथ। मीरा के मुंह से मोना का नाम सुनकर अक्षत गुस्से में वहां से चला गया, लेकिन मीरा का उसके गुस्से की ओर ध्यान ही नहीं गया। उसे लगा उसके बार बार परेशान करने से अक्षत चला गया है। वो अपने कमरे में आकर सो गई। अगले दिन संडे था। सुबह उठकर जब मीरा आंख मसलते हुए नीचे आई तो उसने देखा राधा रघु को कहकर घर में साज सज्जा करवा रही है, खुद भी भाग दौड़ कर रही है। दादाजी और विजय आपस में किसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। मीरा राधा के पास आई और कहा, आंटी, ये सुबह सुबह क्या हो रहा है? नीता के घर वाले मिलने आ रहे हैं, उन्हीं के लिए ये सब तैयारियां हो रही है। तुम जाकर नहा लो, फिर मेरी हेल्प करने नीचे आ जाना। राधा ने गुलदस्ते में ताजा फूल लगाते हुए कहा, लीजिए, ये भी कोई कहने की बात है, हम अभी नहा कर आते हैं। मीरा ने कहा और जैसे ही जाने लगी, विजय ने आवाज लगा दी। मीरा उनकी ओर चली गई और कहा, जी अंकल। मीरा, तुम्हारे हिसाब से नीता के लिए कौन सा तोहफा सही रहेगा? विजय ने फोन मीरा को दिखाते हुए कहा। अंकल, ये सब आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? मीरा ने झिझकते हुए कहा। अरे बेटा, नीता और तुम एक ही जनरेशन की हो, तो तुम्हारी जनरेशन वालों की पसंद हमसे तो अलग ही होगी ना, इसीलिए पूछा, विजय ने कहा। अंकल जी, हमें लगता है उन्हें ये डायमंड वाला पसंद आएगा, मीरा ने कहा। थैंक यू बेटा। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी से तैयार होकर नीचे आओ, बहुत सारी तैयारियां भी तो करनी है। और हाँ, वो निधि उठ गई तो उसे भी नीचे भेजना, विजय ने कहा। जी अंकल, कहते हुए मीरा ऊपर चली गई। अक्षता जल्दी उठ गया। उठते ही वो नहाने के लिए बाथरूम में गया। जैसे ही नल चलाया, पानी नहीं आया। उसे बहुत खीज हुई। वो बाहर आ गया, फोन देखा, शुभ का मैसेज था और वो उसे 10 मिनट में बाहर गेट पर मिलने को बोल रहा था। अक्षत उठा और टॉवल लेकर अर्जुन के कमरे में आया, लेकिन अर्जुन खुद बाथरूम में था। अक्षत को देर हो रही थी, इसीलिए वो सीधा निधि के रूम में आया। उसने देखा निधि सो रही है और बाथरूम भी खाली है। अक्षत जल्दी से बाथरूम में घुस गया। मीरा कमरे में आई और निधि को उठाया। निधि नीचे चली आई। मीरा ने कबर्ड खोला और कपड़े देखने लगी कि क्या पहने, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने बहुत सोचने के बाद नीले रंग का चूड़ीदार सूट निकाला, जिस पर गुलाबी दुपट्टा था। मीरा ने कपड़े निकालकर बिस्तर पर रखे और तौलिया उठाकर बाथरूम की ओर बढ़ गई। उसने बाथरूम का दरवाजा खोला और अंदर चली आई। हाथ में पकड़ा तौलिया उसने दरवाजे पर लगी रॉ पर टांग दिया। उसने ये भी नहीं देखा कि अक्षत वहां पहले से है। मीरा जैसे ही पलटी, अक्षत को वहां देखकर जोर से कहा, आप? अक्षत भी मीरा को वहां देखकर हैरान था। वो कुछ कहता इससे पहले ही मीरा अपनी आंखों पर हाथ रखकर पलट गई और गुस्से से कहा, छी, शर्म नहीं आती आपको इस तरह? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अक्षत ने सामने से सवाल किया और खुद को देखा। ये हमारा बाथरूम है, आप यहाँ इस हालत में क्या कर रहे हैं? मीरा ने गुस्साते हुए कहा।
तुम्हें नॉक करके आना चाहिए था, बस घुसी चली आई, अक्षत ने कहा। मीरा गुस्से से पलटी, लेकिन वो कुछ बोल पाती इससे पहले ही उसका पैर फिसला और जब वो गिरने वाली थी तो अक्षत ने उसे संभाल लिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे, ये भी भूल गए कि वो दोनों बाथरूम में थे। मीरा को होश आया तो उसने खुद को संभाला। मीरा जैसे ही जाने लगी, अक्षत ने हाथ बीच में करके दीवार से लगा दिया और कहा, आइंदा से कभी भी जाओ तो नॉक करके अंदर जाना, फिर चाहे वो तुम्हारा खुद का ही कमरा क्यों ना हो। अक्षत का एटीट्यूड देखकर उसे गुस्सा आ रहा था। एक तो उसे देर हो रही थी, ऊपर से उसके ये लेक्चर मीरा के लिए हमेशा किसी टॉर्चर से कम नहीं होते थे। मीरा उसे घूरती रही तो अक्षत ने कहा, घूर क्या रही हो, ज्यादा घूरा ना तो। कहते हुए अक्षत ने अपने निचले होठ को दांतों तले दबा लिया। बेचारी मीरा ऐसे में क्या करती। डर कर जैसे ही पीछे हटी, दीवार से लगी शार के बटन से उसकी पीठ जा लड़ी और ऊपर से पानी गिरने लगा। मीरा भीगने लगी, साथ ही अक्षत भी। ये सब आपकी वजह से हो रहा है, मीरा ने अक्षत को पीछे धकियाते हुए कहा। अक्षत गिरते गिरते बचा, लेकिन तब तक मीरा वहां से निकलकर बाहर जा चुकी थी। अक्षत जल्दी जल्दी नहाया और बाहर आया। मीरा खिड़की के पास खड़ी खुद को टाल से पोंछ रही थी। अक्षत को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो बिना कुछ बोले वहां से निकल गया। मीरा जैसे ही बाथरूम जाने के लिए बढ़ी, उसकी नजर बेड पर रखे कागज पर गई। मीरा ने उठाया तो उस पर बड़े बड़े अक्षरों में सॉरी लिखा था। मीरा गुस्से में भी मुस्कुरा उठी। बाथरूम जाकर वो नहाई और फिर सूट पहना। कानों में छोटे छोटे नीले रंग के बूंदे पहने। हॉस्टल से यहाँ आने के बाद पहली बार उसने नीला रंग पहना था। आंखों में काजल लगाया और माथे पर छोटी सी बिंदी लगाकर दुपट्टा गले में डाल मीरा कमरे से बाहर आई। ये शायद इत्तेफाक ही था कि अक्षत ने भी आज नीले रंग की ही शर्ट पहनी थी। वो कान फोन से लगाए शर्ट की बाजू फोल्ड करते हुए सीढ़ियों की तरफ ही आ रहा था। अक्षत जल्दी में था, ऊपर से शुपोन पर देर करने के लिए चिल्ला रहा था। ना वो ठीक से बात कर पा रहा था, ना ही बाजू फोल्ड कर पा रहा था। फोन भी कंधे और कान के बीच रखे हुए था। मीरा ने देखा तो उसके पास आई और उसे रोककर खुद उसके बाजू को फोल्ड करने लगी। अक्षत ने देखा मीरा इतने प्यार से वो सब उसके लिए कर रही थी। वो सब भूलकर मीरा के चेहरे की ओर देखने लगा। उधर फोन पर शुभ हेलो हेलो चिल्ला रहा था, पर अक्षत को ना कुछ सुनाई दे रहा था और ना ही कुछ समझ आ रहा था। बस वो मीरा को देख रहा था। हो गया, मीरा ने कहा। अक्षत होश में आया और बिना मीरा को थैंक यू बोले आगे बढ़ गया। मीरा ने मन ही मन कहा, एक थैंक यू तक नहीं बोल सकता है ये लड़का। अक्षत एक दो सीढ़ियां उतरा और पलट कर कहा, थैंक यू बोलने से चीजें आम हो जाती है और तुमने जो किया वो बहुत खास था। कहकर अक्षत तो चला गया, लेकिन जाते जाते मीरा के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल छोड़ गया। मीरा नीचे आई और राधा की मदद करने लगी। अक्षत बाहर आया, शुभ गाड़ी लेकर दरवाजे पर ही खड़ा था। अक्षत ने दरवाजा खोला और बैठते हुए कहा, सॉरी सॉरी सॉरी, अब चल गुस्सा बाद में उतार लेना। हाँ, इट्स टू मच यार अक्षत, शुभ ने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए कहा। अरे मेरे लाल, आगे से नहीं होगी गलती, अब चल ना, वरना देर हो जाएगी, अक्षत ने कहा तो शुभ ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। सभी तैयारियां हो चुकी थी। सभी नीता के घर वालों के आने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद वो लोग आ गए। विजय, राधा, अर्जुन और दादाजी उन्हें लेने बाहर आए। नीता के पापा ने विजय की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, हेलो, मैं विक्रम चौधरी और ये मेरी धर्म पत्नी है कविता चौधरी। नमस्ते, अंदर आइए ना, विजय ने कहा। सभी अंदर आ गए। नीता और अर्जुन सबसे पीछे चल रहे थे, इसीलिए बाहर ही रुक गए। नीता ने खुशी से अर्जुन की ओर देखकर कहा, ये सब कैसे किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ उस एंजल ने किया है, अर्जुन ने बालकनी में खड़ी मीरा की ओर इशारा करके कहा। नीता और अर्जुन को साथ देखकर मीरा मुस्कुरा दी।
अर्जुन ने उसे आने का इशारा किया तो मीरा उनके पास चली आई। नीता ने जब मीरा को देखा तो बस देखते ही रह गई। मीरा की खूबसूरती नीता की आंखों में बस सी गई। अर्जुन ने मीरा का परिचय नीता से करवाते हुए कहा, नीतू, ये है मीरा, निधि की दोस्त, और मेरी भी। इसी ने पापा को हमारे रिश्ते के लिए राजी किया था। जानती हो कैसे? नीता ने ना में गर्दन हिला दी तो अर्जुन ने कहा, प्याज कटवाकर, आंखों में आंसू ले आई और पापा को इमोशनल डायलॉग सुनाकर। अर्जुन ने जैसे ही कहा, मीरा जोर जोर से हंसने लगी। हंसती हुई वो और भी प्यारी लगती थी। उसने नीता की ओर देखकर कहा, आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हो। नीता ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और कहा, तुम नहीं जानती तुमने हमारे लिए क्या किया है। अर्जुन, तुम्हारे लिए सही कहते हैं, तुम सच में एक एंजल हो। थैंक यू सो मच मीरा, आज से तुम हमारी भी दोस्त हो। बिल्कुल, इतनी अच्छी दोस्त को भला ना कौन कहेगा। अब जल्दी से अंदर चलिए, कहीं अंकल का मूड बदला तो फिर से प्याज का इंतजाम कहाँ से करेंगे हम? मीरा ने कहा। हम? नीता ने हैरानी से कहा। मीरा राजपूत घराने से है, इसीलिए ऐसे बात करती है, अर्जुन ने नीता से कहा। लेकिन राजपूतों वाली एक भी बात नहीं है हम में, सिवाय एक के, मीरा ने दोनों के बीच चलते हुए कहा। और वो क्या है मिस एंजल? अर्जुन ने कहा। हम वादे के पक्के हैं, एक बार जो वादा करते हैं हमेशा निभाते हैं, फिर चाहे कुछ भी हो पीछे नहीं हटते, मीरा ने गर्व से कहा। बहुत अच्छा, फिर मुझसे भी एक वादा करो कि हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहोगी, अर्जुन ने कहा। मीरा ने कहा और फिर तीनों अंदर हॉल में आ गए। नीता अपने माँ पापा के साथ जाकर बैठ गई और अर्जुन दादाजी के पास। विजय ने विक्रम जी को सबसे रूबरू करवाया और मीरा को अपने पास आने का इशारा किया। मीरा उनके पास आई तो विजय ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, ये है हमारी मीरा, मेरी बेटी निधि की दोस्त, हमारे साथ इसी घर में रहती है। विजय की बातों में अपने लिए इतना प्यार और सम्मान देखकर मीरा की आंखों में नमी तैर गई। उस नमी को कोई देख ना ले, ये सोचकर उसने सबको नमस्ते करने के बाद कहा, हम सबके लिए चाय ले आते हैं। मीरा के जाने के बाद कविता ने कहा, बहुत ही प्यारी है। सभी बातें करने लगे। मीरा किचन में आई, पीछे पीछे राधा भी चली आई। मीरा की आंखों में आंसू देखकर राधा ने उसका चेहरा अपने हाथ में लेकर कहा, क्या हुआ मेरे बच्चे, तुम्हारी आंखों में आंसू? नहीं आंटी, कुछ नहीं। अंकल ने सबके सामने हमें अपना कहा तो बस आंखें भर आई, मीरा ने आंखों के किनारे पोंछते हुए कहा। पगली, सब तुम्हें यहाँ अपना ही तो समझते हैं। इस घर में जो सम्मान तुम्हें मिलना चाहिए वो ही तो मिला। इसमें आंखें नम करना गलत है बेटा। चलो अब जल्दी से चाय लेकर चलते हैं, राधा ने प्यार से कहा। मीरा ट्रे में कप जमाने लगी। आज वो बहुत खुश थी। आज सुबह से उसके साथ सब अच्छा हो रहा था। अक्षत से नोक झोंक, नीता से पहली मुलाकात, विजय का उसे अपना कहना, सब मीरा को अंदर ही अंदर खुशी से भर रहा था। मीरा राधा के साथ चाय लेकर बाहर चली आई। तब तक दादा दादी, अर्जुन और विजय मीरा की तारीफों के पुल बांध चुके थे। कविता की तो उस पर से नजर हट ही नहीं रही थी। सबने चाय नाश्ता किया। तब तक पंडित जी भी आ गए। विजय ने पंडित जी से अर्जुन और नीता की कुंडली देखकर सगाई के लिए शुभ मुहूर्त बताने को कहा। यजमान, 2 दिन बाद सगाई के लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त है, पंडित जी ने कहा। लेकिन इतनी जल्दी सब कैसे होगा? राधा ने शंका जताई तो विजय ने कहा, सब हो जाएगा राधा। विजय विक्रम जी की ओर पलटे और कहा, आपको तो कोई एतराज नहीं है ना भाई साहब? जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेंगे पापा जी, विक्रम जी ने मजाकिया अंदाज में कहा तो सभी हंस पड़े। विक्रम ने बड़े ही प्यार से कहा, भाई साहब आपको जैसा ठीक लगे, सगाई का प्रोग्राम 2 दिन बाद हमारे घर पर रख लेते हैं, बच्चों की अंगूठी बदलवा देंगे। ठीक है भाई साहब, कहकर विजय पंडित जी की ओर पलटे और कहा, पंडित जी 2 दिन बाद का मुहूर्त ही रख दीजिए, वैसे भी काफी दिन हो गए घर में कोई नाच गाना नहीं हुआ है।
भाई साहब, अंगूठी की रस्म आपके घर रखेंगे, लेकिन मेहमानों के लिए एक छोटा सा खाने और संगीत का प्रोग्राम हम अपने घर रखना चाहते हैं, अगर आपको परेशानी ना हो तो, जिसमें आपको भी सपरिवार शामिल होना होगा। राधा ने अपने मन की बात कही। अरे बिल्कुल भाभी जी, हमें तो बस खाने और नाचने का बहाना चाहिए। कहते हुए विक्रम ठहाका लगाकर हंस पड़े। सगाई की तारीख तय हो चुकी थी। राधा ने रघु से कहकर खाना लगवा दिया था। खाना खाने के बाद विजय, विक्रम और दादाजी एक जगह बैठकर बातचीत करने लगे। राधा कविता के साथ बात करने लगी। नीता भी उनके साथ ही खड़ी थी। अर्जुन कब से उसे वहां से साइड में आने के लिए बार बार इशारे कर रहा था, कभी मैसेज तो कभी कॉल। लेकिन बेचारी नीता ऐसे सबके सामने कैसे निकलती। मीरा ने देखा तो उसने राधा के पास आकर कहा, आंटी, नीता जी के जाने से पहले इन्हें घर दिखा दे। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल, राधा ने कहा। मीरा नीता को लेकर साथ चली आई। उसने पहले नीचे का घर दिखाया और फिर उसका हाथ पकड़े पकड़े ऊपर ले आई। अर्जुन तो बस मीरा पर फिदा ही होने वाला था। वो उसकी हर समस्या का हल निकाल देती थी। मीरा ने उसे अपना और निधि का कमरा दिखाते हुए कहा, यहाँ हम और निधि रहते हैं। अच्छा है, नीता ने कहा। और मैं? पीछे से निधि ने नीता के गले में बांह डालकर कहा, अरे आप तो हो ही इतनी प्यारी, लेकिन ये बताओ, अब तक ठीक कहा, हमसे मिलने भी नहीं आई? नीता ने झूठ मूठ की नाराजगी जताते हुए कहा, सॉरी भाभी, वो नहाने चली गई थी, नहाते नहाते सो गई। निधि ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा, कोई बात नहीं, नीता ने प्यार से कहा और तीनों कमरे से बाहर आ गई। बाहर आते ही निधि ने कहा, अब हम बताते हैं, वो है अर्जुन भैया का कमरा, आई मीन आपका और भैया का कमरा। निधि ने लास्ट लाइन शरारत से कही तो नीता मुस्कुरा दी। निधि नीता को लेकर अक्षत के कमरे के सामने आई और कहा, और ये है हमारे सबसे छोटे पर सबसे ज्यादा अजीब भाई का कमरा। अजीब क्यों? नीता ने हैरानी से कहा। जब आप मिलोगी ना उनसे, खुद ही जान जाओगी, निधि ने कहा। नीता जी, ये मजाक कर रही है, अजीब नहीं है वो, बस हम लोगों से थोड़े अलग है, उन्हें समझना बहुत आसान है, मीरा ने कहा। मीरा के मुंह से अक्षत की तारीफ सुनकर निधि और नीता मुस्कुराते हुए उसे घूरने लगी। मीरा ने देखा तो दोनों से नजरें बचाते हुए कहा, ऐसा हमें लगता है। किस बात पे चर्चा हो रही है यहाँ? पीछे से अर्जुन ने आते हुए कहा, ये लो भाभी, अब बाकी घर आपको भैया दिखाएंगे, निधि ने कहा और मीरा के साथ वहां से चली गई। कुछ देर बाद अर्जुन और नीता भी नीचे आ गए। सभी नीता के घर वालों को छोड़ने गेट तक आए। नीता ने सबके पैर छुए, निधि और मीरा के गले लगी और फिर राधा से कहा, बस एक ही बात का दुख है कि मैं अपने देवर जी से नहीं मिल पाई आज। अरे बेटा, सगाई वाले दिन मिल लेना, राधा ने प्यार से नीता के गाल को छूकर कहा। नीता ने कहा, आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपकी सोच और आपसी प्यार ने मुझे बहुत आकर्षित किया है। एक अच्छे और बेहतरीन परिवार में मेरी बेटी का रिश्ता होने जा रहा है, ये जानकर बहुत खुश हूँ मैं, विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा। अरे हाथ क्यों जोड़ रहे हैं, गले लगिए, समधी बनने वाले हैं भाई अब तो, कहते हुए विजय विक्रम के गले जा लगे। विजय ने मन ही मन सोचा कि अगर वो सही वक्त पर अपना फैसला ना बदलता तो आज इतने अच्छे लोगों से मिलने का अवसर खो देता। नीता अपने माँ पापा के साथ वहां से चली गई। अंदर आकर विजय ने दादू से कहा, पापा 2 ही दिन है, सगाई की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। हाँ, तू चिंता मत कर, सब हो जाएगा, दादू ने कहा। संडे का दिन था, इसलिए आज सभी घर पर थे। दोपहर बाद सभी आराम करने लगे। राधा कमरे में बैठकर आने वाले मेहमानों की लिस्ट बना रही थी। उधर अर्जुन नीता के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट देखने में लगा था। निधि अपने लैपटॉप पर फिल्म देख रही थी और मीरा वो खिड़की के पास खड़ी न जाने किस सोच में डूबी थी। शाम तक सगाई की आधी तैयारियां हो चुकी थी। राधा ने मीरा और निधि से 2 दिन कॉलेज की छुट्टी करने को कह दिया।
सुबह का गया अक्षत शाम तक घर नहीं आया। घर बैठे बैठे निधि बोर हो रही थी, तो उसने मीरा से कहा, चलना कहीं बाहर चलते हैं। निधि, हमारा मन नहीं है, तुम जाओ, मीरा ने कहा। अच्छा, बाहर नहीं जाना तो रूम के बाहर चलते हैं ना, अक्षत भैया की बालकनी की तरफ बहुत मस्त नजारा दिखता है, प्लीज प्लीज। निधि ने उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा। अच्छा बाबा, ठीक है, कभी कभी ना बिल्कुल बच्ची हो जाती हो तो, मीरा ने उठते हुए कहा। दोनों अक्षत वाली साइड आकर बालकनी में खड़ी हो गई। मीरा ने नजरें घुमाकर वहां का नजारा देखा। सच में बहुत खूबसूरत था और ठंडी हवाएं उसके गालों को चूमकर गुजर रही थी। उसका उखड़ा हुआ मन अब थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया था। निधि ने देखा तो कहने लगी, पता है ये जगह अक्षत भैया की फेवरेट है, इसीलिए तो उन्होंने मुझसे और अर्जुन भैया से लड़ झगड़ कर ये वाला हिस्सा लिया। निधि ने जैसे ही अक्षत का नाम लिया, मीरा की नजरें खुद ब खुद कमरे के दरवाजे की ओर चली गई। सुबह का गया अक्षत अभी तक वापस नहीं आया था। मीरा का मन एक बार फिर उदास हो गया। निधि कुछ ना कुछ बोले जा रही थी, पर मीरा न जाने कहाँ खोई थी। निधि ने कहा, तुम्हें अक्षत भैया कैसे लगते हैं? क्या? मीरा ने निधि की ओर देखते हुए कहा, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। अरे मेरा मतलब जैसे वो हमें लगते हैं कॉम्प्लिकेटेड, अकड़ू, अजीब, क्या तुम्हें भी सेम वैसे ही लगते हैं? निधि ने कहा तो मीरा सामने देखते हुए कहने लगी, नहीं निधि, हमें वो ऐसे बिल्कुल नहीं लगते। हाँ, वो थोड़े अलग है हम सब से। उनके सोचने का तरीका, बात करने का तरीका सब अलग है, लेकिन दिल के अच्छे हैं। कोई गलती करते हैं तो अगले ही पल उन्हें एहसास भी हो जाता है, बस सबके सामने अपनी गलती मानना नहीं आता उन्हें। मीरा ने जैसे ही बोलना शुरू किया, निधि ने पीछे देखा तो अक्षत खड़ा था। उसने निधि को चुप रहने का इशारा किया और उसे चुपचाप वहां से जाने का इशारा किया और खुद मीरा के बिल्कुल पीछे कुछ दूरी पर खड़ा हो गया और खामोशी से सुनने लगा। मीरा ने ध्यान ही नहीं दिया कि निधि वहां से जा चुकी है। वो आगे बोलने लगी, पहले पहले हमें भी लगे थे वो अकड़ू और सड़ू टाइप, लेकिन बाद में समझ आने लगा वो ऐसे क्यों है। वो अपने दिल की बात किसी से नहीं कहते, हमेशा अपने दिल में ही दबा के रखते हैं। जब उनके बारे में सोचती हूँ तो समझ नहीं आता कि वो अच्छे हैं या बुरे, क्योंकि जब वो हमें परेशान करते हैं तो लगता है उनसे बुरा कोई नहीं, पर अच्छे इतने हैं कि हमारी बनाई फीकी चाय भी पी लेते हैं। अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, बस जताना नहीं आता। हम तो उनके सामने कुछ बोल ही नहीं पाते, जब उनकी आंखों में देखते हैं ना तो खामोश हो जाते हैं। आज से पहले हमने इतनी गहरी आंखें किसी की नहीं देखी। कहते हुए मीरा जैसे ही पलटी, पीछे खड़े अक्षत से टकरा गई। अक्षत को वहां देखकर और निधि को वहां ना पाकर मीरा घबरा गई। उसे एहसास हुआ कि अक्षत ने उसकी कही सारी बात सुन ली है। मीरा अक्षत से नजरें चुराकर जैसे ही जाने लगी, अक्षत ने मीरा का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। मीरा का दिल तेजी से धड़क रहा था, साथ ही अपनी बेवकूफी पर खींच भी आ रही थी। दोनों एक दूसरे से दूर, एक दूसरे का हाथ पकड़े पीठ किए खड़े थे। दोनों के बीच कुछ था और वो थी खामोशियां। मीरा का हाथ अक्षत ने मजबूती से पकड़े हुए था और मीरा चाह कर भी छुड़ा नहीं पाई। मीरा को चुप देखकर अक्षत ने कहा, अक्सर गहरी आंखों में बहुत से राज छुपे होते हैं। पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं कितनी मोहब्बत है, मेरे यानी सोना के साथ। अक्षत ने मीरा का हाथ पकड़ा हुआ था। दोनों खामोशी से एक दूसरे की ओर पीठ किए खड़े थे। जो एहसास मीरा महसूस कर रही थी, शायद आज से पहले उसने कभी नहीं किया था। अनजाने में उसने अक्षत के सामने वो सब कह दिया जो वो उसके लिए सोचती थी।
अक्षत मीरा के बोलने के इंतजार में था, लेकिन मीरा जैसे खामोश ही हो गई। अक्षत ने उसका हाथ छोड़ दिया तो मीरा वहां से नीचे चली आई। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। वो किचन में आई, जग से ग्लास में पानी डाला और एक सांस में पी गई। ये बेचैनियां, ये एहसास कैसा था? मीरा नहीं समझ पा रही थी। कभी वो अपने हाथ को देखती तो कभी मुस्कुरा जाती। मीरा अकेले ही खड़ी थी, तभी दादी माँ अंदर आई और मीरा को मुस्कुराते देखकर कहा, अरे मीरा, क्या हुआ? अकेले खड़ी क्यों हंस रही हो? दादी की आवाज से मीरा चौंकी और कहा, कुछ नहीं दादी माँ, हम तो बस पानी लेने आए थे। कहते हुए उसने पानी का जग उठाया और चली गई। दादी माँ ने भी अपना काम किया और चली गई। मीरा ऊपर आई तो उसकी नजर अक्षत के कमरे की ओर चली गई। अक्षत का कमरा उसके लिए रहस्य से भरा था। उसने पूरा घर देखा था, बस एक अक्षत का कमरा ही नहीं देख पाई। आखिर ऐसा क्या था जो अक्षत किसी को वहां आने नहीं देता था? सोचते हुए मीरा अपने कमरे में चली आई। निधि को बिजी देखकर मीरा लेट गई, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मीरा उठी और वापस कमरे के बाहर आ गई। उसने ऊपर छत पर जाने का सोचा और ऊपर चली आई। जैसे ही मीरा ऊपर आई, ऊपर का नजारा देखकर खुद से कहा, ये जगह तो बहुत खूबसूरत है, हमने तो इसे देखा ही नहीं था। मीरा मुस्कुराते हुए छत पर घूमने लगी। बहुत बड़ी छत थी, जिसके एक कोने में गार्डनिंग का काम किया हुआ था। खूबसूरत लाइटिंग थी, छज्जे से लटके हुए छोटे छोटे रोशनदान। मीरा को सब बहुत आकर्षक लग रहा था। घूमते हुए उसकी नजर कोने में सोफे नुमा कुर्सी पर बैठे दादू पर गई। मीरा उनकी ओर चली आई, लेकिन जैसे ही पास पहुंची हैरान थी। दादू के सामने एक छोटी टेबल पर शराब की बोतल, पानी की बोतल, ग्लास और एक प्लेट में कुछ खाने का सामान रखा हुआ था। मीरा ने वो सब देखा तो हैरानी से कहा, दादू, आप ये सब? मीरा की आवाज सुनकर दादाजी पलटे और कहा, अरे मीरा, आओ। उन्होंने मीरा से सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मीरा आकर उनके सामने बैठ गई और थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा, दिस इज नॉट फेयर दादू, आपको इस तरह से पीना नहीं चाहिए। अरे बेटा, रोज कहा, बस कभी खुशी का मौका होता है तब पी लेता हूँ, दादाजी ने घूंट भरते हुए कहा। और आपकी तबीयत का क्या? अभी कुछ दिन पहले ही डॉक्टर ने आपको कितनी सारी दवाइयाँ दी थी। मीरा का गुस्सा करना जारी था। तबीयत का क्या है, वो डॉक्टर ना मेरा दोस्त है, इसीलिए मुझसे खुन्नस निकालने के लिए इतनी सारी दवाइयाँ दे दी। तुम ज्यादा मत सोचो, दादू ने निश्चिंत होकर कहा। क्या दादू, आपको लगता है आप ये कहेंगे और हम मान जाएंगे? इतने भी बेवकूफ नहीं हैं हम, मीरा ने कहा। अच्छा बाबा, माफ करो, तुम्हें पीना है क्या? दादू ने मजाक में कहा। छी छी, हम नहीं पीते ये सब, मीरा ने नाक से कोड़ते हुए कहा। मीरा, कभी कभी तो मुझे भी लगता है कि तुम राजपूत नहीं हो। राजपूतों वाला कोई गुण नहीं है तुम में, दादू ने कहा। है ना दादू, हमें भी यही लगता है। हम तो हमेशा सोचते हैं कि हमारा जन्म किसी ब्राह्मण परिवार में होता, पर पता नहीं माँ ने हमें ये उपनाम क्यों दे दिया, मीरा सिंह राजपूत, जबकि हमारे जितना डरपोक कोई नहीं है, मीरा ने कहा। क्या नाम था तुम्हारी माँ का? दादू ने पूछा। सावित्री शर्मा, मीरा ने धीरे से कहा। वो शर्मा और तुम राजपूत, ये कैसे संभव है? दादू ने मनोदशा जानने के लिए कहा। यही तो हम नहीं जानते दादू, माँ हमें कुछ नहीं बताती थी। बचपन से ही उन्होंने हमें खुद से दूर रखा। पता नहीं ऐसा क्या था जो वो हमसे छुपा कर रखती थी, और हमने भी कभी पूछने की हिम्मत ही नहीं की। उनका गुस्सा, बाप रे बाप, हम तो देखकर ही डर जाते थे, मीरा ने कुछ उदास होकर कहा। और तुम्हारे पिता? दादू ने आगे कहा। उन्हें तो हमने कभी देखा ही नहीं। माँ कहती थी कि वो इस दुनिया में नहीं है, पर हमें लगता है वो है, मीरा ने खोए हुए स्वर में कहा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है?
अचानक से ही दादू के चेहरे के भाव बदल गए, क्योंकि हमने कभी माँ को वैसे नहीं देखा जैसे औरत अपने पति की मौत के बाद रहती है। उनकी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र हमेशा देखा था हमने। फिर हम कैसे मान लें कि हमारे पिता इस दुनिया में नहीं है? मीरा थोड़ी सी भावुक हो गई तो दादाजी को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने बात टालने के लिए कहा, बीती बातें छोड़ो और जल्दी से प्लेट इधर दो, इसमें रखे पकौड़े ठंडे हो जाएंगे। मीरा ने प्लेट दादू की ओर बढ़ा दी तो उन्होंने वापस मीरा के सामने कर कर कहा, ये तो खा सकती हो ना? कहते हुए मीरा ने एक टुकड़ा उठा लिया और खाने लगी। दादू अकेले ही ग्लास से घूंट भरते जा रहे थे। जैसे ही खत्म हुआ तो उन्होंने ग्लास टेबल पर रखा और उसमें और शराब डालने लगे तो मीरा ने बोतल हाथ से लेकर कहा, बस दादू, अब और नहीं। अरे लेकिन एक पैग तो, दादू ने बच्चों की तरह कहा तो मीरा ने बोतल पर ढक्कन लगाते हुए कहा, एक क्या आधा भी नहीं, और अगर आपने जिद की तो हम नीचे जाकर दादी माँ को सारी बातें बता देंगे, सोच लीजिए। मीरा की प्यार भरी धमकी से दादू को ग्लास वापस टेबल पर रखना पड़ा और उन्होंने कहा, होशियार हो गई हो तुम। अच्छा ये बताइए, आप यहाँ अकेले बैठकर क्यों पी रहे हैं? मीरा ने दूसरा टुकड़ा उठाकर खाते हुए कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ इसीलिए, और अकेले इसीलिए पी रहा हूँ कि साथ पीने वाला कोई नहीं है। दादू ने कहा, अच्छा हमें भी बताइए। मीरा ने कहा। दादू मुस्कुराए और कहने लगे, आज विक्रम जी के परिवार से मिलकर अच्छा लगा। अर्जुन जिसे पसंद करता है उससे उसकी शादी होने जा रही है। इससे बड़ी खुशी की बात भला और क्या हो सकती है। विजय मेरा एक लौता बेटा है। वो मुझसे ज्यादा बात नहीं करता, पर वो मेरी कही किसी बात को भी नहीं टालता। कुसुम के जाने के बाद उसका व्यवहार काफी रूखा हो चुका था, लेकिन अर्जुन के लिए उसने अपना फैसला बदल लिया, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अरे दादू, हमने कुछ नहीं किया है, सब प्यास का कमाल था। मीरा ने कहा। प्यास का कमाल? मैं कुछ समझा नहीं। दादू ने हैरानी से कहा। मीरा मुस्कुराई और कहा, उस दिन जब हम सब झील देखने गए थे तब अर्जुन जी ने हमें अपने और नीता के बारे में बताया था, लेकिन जब अंकल ने उनकी शादी की बात कही तो उनका उतरा चेहरा हमसे देखा नहीं गया। हमने उनसे बहुत कहा कि वो अंकल से एक बार बात करे, पर वो तो हमसे भी बड़े डरपोक हैं। नहीं की उन्होंने बात। हमें लगा अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा, तो सोचकर अंकल के सामने 2-4 इमोशनल डायलॉग बोले, लेकिन अंकल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर हमारे पास एक ही उपाय था, कैसे भी करके अर्जुन जी को इमोशनल करना, ताकि अंकल उन्हें देखे और उनको लगे कि अर्जुन जी उदास है। पर अर्जुन जी ठहरे स्माइली फेस वाले, उनको इमोशनल करना बहुत मुश्किल था। इसीलिए हमने प्याज छीलने को कहा। प्याज बड़े बड़ों को रुला देता है दादू। बस उन्होंने प्याज काटे और उनकी आंखों से आंसू यूं करके बाहर आए, और जैसे ही अंकल ने देखा वो पिघल गए। मीरा की बात सुनकर दादू हंसने लगे और कहा, भाई वाह मीरा, तुम्हारे प्याज ने तो कमाल ही कर दिया। प्याज ने कहा, दादू सारा कमाल तो इनका है। पीछे से अक्षत ने आकर खाली पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। अक्षत को वहां देखकर मीरा का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने अक्षत की ओर देखा और कहा, आपने सब सुन लिया? अक्षत ने मीरा की नकल करते हुए कहा, तो इसका मतलब आप अंकल को बता दोगे? मीरा ने डरते डरते कहा। अक्षत ने फिर से मीरा की नकलें की। मीरा बड़बड़ाने लगी, फिर तो अंकल को बहुत हर्ट होगा। उन्हें लगेगा हमने उनसे सब झूठ कहा और अर्जुन जी की शादी के लिए नाटक किया। फिर अर्जुन जी की शादी टूट जाएगी और वो डिप्रेस्ड हो जाएंगे। ऐसे में कहीं उन्होंने सुसाइड कर लिया तो सब हमें जिम्मेदार समझेंगे। अंकल हमें यहाँ से निकाल देंगे, शायद जेल भेज दे। फिर तो हम कभी वहां से नहीं निकल पाएंगे। मीरा को बड़बड़ाते देख दादू और अक्षत मुस्कुरा रहे थे। फिर दादू ने कहा, मीरा ये सिर्फ मजाक कर रहा है, तुम परेशान मत हो। रात बहुत हो गई है, तुम नीचे जाओ। क्या सच में? मीरा ने मासूमियत से कहा। हाँ, तुम्हें भरोसा है ना मुझ पर? दादू ने कहा तो मीरा अक्षत की ओर देखते हुए सोचने लगी। आप पर तो है दादू, पर इनका कोई भरोसा नहीं।
उसने दादू की ओर देखकर हाँ में गर्दन हिला दी। दादू ने मीरा को नीचे जाने का इशारा किया। मीरा उठी और अक्षत की ओर बड़बड़ाई, सड़ू। मीरा के वहां से जाते ही दादू ने अक्षत से कहा, कितनी प्यारी बच्ची है, क्यों परेशान करता है उसे। अक्षत ने बोतल उठाई और ढक्कन खोलते हुए कहा, मैंने कहा कुछ किया, वो खुद ही इतना सोच लेती है। आप किसके साथ लेंगे, सोडा या नीट। अक्षत ने शराब गिलास में उड़ेल कर कहा, नहीं भाई, नहीं पीऊंगा अभी। मीरा अभी अभी मना करके गई है, उसे पता चला तो बुरा लगेगा। दादू ने कहा, क्या बात है दादू, मीरा ने मना किया इसलिए नहीं पिएंगे आप। मेरी बात तो ऐसे कभी नहीं मानी आपने। अक्षत ने ताना मारते हुए कहा, मानता तो मैं किसी की भी नहीं, लेकिन उसने इतने प्यार से कहा कि मानना पड़ा। कुछ तो बात है उस बच्ची में अक्षत, कि उसकी हर बात मानने को जी करता है। जब वो प्यार से किसी बात के लिए रोकती है तो एक अपनेपन का एहसास होता है। दादू ने कहा, सठिया गए हैं आप। अक्षत ने गिलास उठाकर उनकी ओर बढ़ाकर कहा, कैसा पोता है तू, शर्म नहीं आती, अपने ही दादा को पैग ऑफर कर रहा है। दादू ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा, वाह वाह, क्या बात है, आज सती सावित्री बनने का नाटक। सबको पता है कि मैं ही हूँ जिसके साथ बैठकर आप पी सकते हैं। अक्षत ने गिलास उनकी ओर करके कहा, क्या फायदा, तू तो साथ में पीता नहीं है। दादू ने मुंह बनाकर कहा, कंपनी तो दे रहा हूँ ना। पीने के बाद जब आपको चढ़ जाती है तो आपकी और दादी की वो 1950 वाली लव स्टोरी मैं ही सुनता हूँ, और हर बार वही घिसी पिटी कहानी, कुछ नया नहीं होता उसमें। अक्षत ने प्लेट में रखे पकौड़ों में से एक टुकड़ा उठाकर खाते हुए कहा, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा अगर मेरी लव स्टोरी को घिसी पिटी कहा तो। तू क्या जाने उस जमाने का प्यार, एक दूसरे को देखने में ही सालों गुजार देते थे। दादू ने कहा, हाँ, तभी पापा अकेले रह गए, ना हम लोगों को कोई चाचू मिला और ना ही कोई बुआ। अक्षत ने कहा, बेशर्म। दादू ने कहा तो अक्षत हंसने लगा और कहा, क्या दादू, एक आप ही तो हैं घर में जिनसे मैं अपने दिल की हर बात कर सकता हूँ। हाँ जानता हूँ, इसीलिए तो हर बात सुन लेता हूँ तेरी। अच्छा ये बता, मीरा कैसी लगती है तुझे। दादू ने अचानक से मीरा का नाम लिया तो अक्षत खामोश हो गया और दादू को देखकर कहा, आप तो सच्चाई जानते हैं ना, फिर भी ये सवाल कर रहे हैं। मेरी पसंद और नापसंद से कोई फर्क नहीं पड़ता दादू। अक्षत, मैंने बस ये पूछा है कि मीरा कैसी लगी तुझे। दादू ने फिर वही सवाल दोहराया तो अक्षत ने बात टालते हुए कहा, आज सिन्हा सर से मिला था, उन्होंने कहा है 1 हफ्ते बाद मैं उनके पास प्रैक्टिस के लिए जा सकता हूँ। 2 महीने बाद एंट्रेंस एग्जाम है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ तुम्हें इंटर्नशिप शहर से बाहर ही करनी चाहिए। दादाजी ने कहा, वो क्यों। अक्षत ने हैरानी से कहा, घर परिवार से दूर रहोगे तभी तो पढ़ाई में मन लगेगा ना। दादू ने कहा, मेरा मन तो लग चुका है दादू। अक्षत बड़बड़ाया, क्या क्या कहा तुमने। दादाजी ने अनजान बनते हुए पूछा, कुछ नहीं दादू, मैं कह रहा था कि बाहर रहा तो एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा, बाहर का खाना सब चेंज हो जाएगा, इससे अच्छा है कि मैं घर पर ही रहूं। अक्षत ने दादू से नजरें बचाते हुए कहा, हाँ हाँ बेटा, दिख रहा है आजकल कहाँ मन लगने लगा है तुम्हारा। दादू ने शरारत से कहा, क्या दादू, आप भी सच में सठिया गए हो। नीचे चलो, दादी माँ इंतजार कर रही है। अक्षत ने उठते हुए कहा। दोनों नीचे चले आए। दादू अक्षत को गुड नाइट बोलकर नीचे चले गए। अक्षत अपने कमरे की ओर जाने लगा तो देखा अर्जुन अपने कमरे की बालकनी में बात करता हुआ इधर उधर घूम रहा है। अक्षत उसके पास आया और गले लगाकर कहा, थैंक यू भाई। अक्षत के मुंह से यूं अचानक थैंक यू सुनकर अर्जुन चौंक गया और कहा, थैंक यू, पर किस लिए। आपने उसे मेरे लिए छोड़ दिया। अक्षत ने गले लगाते हुए कहा, क्या छोड़ दिया, बताएगा कुछ। अर्जुन अभी भी हैरान ही था। अक्षत दूर हटा और मुस्कुरा कर कहा, कुछ नहीं, गुड नाइट। अक्षत कमरे से बाहर निकल गया। अर्जुन उसे जाते हुए देखता रहा और कहा, अजीब लड़का है। कौन। दूसरी तरफ फोन पर नीता ने कहा,
तुम्हारा देवर और कौन। अगर तुमने इसे समझ लिया ना तो समझ लो दुनिया समझ ली। अर्जुन ने कहा, तुम मिलवाओ ना उनसे। नीता ने बेसब्री से कहा, ओ हेलो हेलो, होने वाली पति से ज्यादा देवर में इंटरेस्ट ले रही हो, कहीं नीयत ना बदल जाए तुम्हारी। अर्जुन ने छेड़ते हुए कहा, क्या तुम भी, देवर छोटे भाई की तरह होता है। अब बताओ कब मिलवाओगे। नीता ने कहा, सगाई में मिल लेना। अर्जुन ने कहा, नहीं अभी मिलना है। नीता ने बच्चों की तरह कहा, अभी, इतनी रात को। अर्जुन ने कहा, अरे बाबा मतलब सगाई से पहले। नीता ने कहा, ठीक है, कल सभी सगाई की शॉपिंग के लिए बाहर जा रहे हैं, तुम भी आ जाओ। अर्जुन ने कहा, हाँ ये ठीक रहेगा, तुम मुझे सुबह लोकेशन सेंड कर देना। नीता ने कहा, ओके डन, लव यू, गुड नाइट। अर्जुन ने कहा, लव यू टू, बाय, गुड नाइट। कहते हुए नीता ने फोन काट दिया। अगले दिन सुबह सुबह राधा, निधि, मीरा और अर्जुन मार्केट जाने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही चारों बाहर आए, अक्षत ने अर्जुन के हाथ से गाड़ी की चाबी लेते हुए कहा, गाड़ी मैं चलाऊंगा। तुम कहाँ? अर्जुन ने हैरानी से कहा, मेरे भाई की सगाई है, भाभी तो तुम्हें देख लेगी, सगाई में बाकी लड़कियां आएंगी, उनके देखने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। अक्षत ने कहा और चाबी लेकर गाड़ी की ओर बढ़ गया। माँ, अर्जुन ने बेबसी से कहा, कोई बात नहीं बेटा, उसे चला लेने दे, अब चलो तुम सब, देर हो रही है। राधा ने कहा। सभी आकर गाड़ी में बैठ गए। अक्षत ने गाड़ी स्टार्ट की और अगले ही पल गाड़ी गेट के बाहर थी। मीरा बिल्कुल अर्जुन के पीछे ही बैठी थी। अक्षत ने म्यूजिक ऑन किया और गाना चला दिया। अक्षत को हमेशा से पुराने गाने पसंद थे और इस बार भी पुराना गाना ही बजा, जो कि अक्षत का पसंदीदा भी था। सभी सफर को एंजॉय कर रहे थे। अर्जुन ने गाड़ी में लगे शीशे को अपनी तरफ किया, लेकिन उसमें मीरा का चेहरा नजर आ रहा था। अक्षत ने देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। उसने अर्जुन की तरफ देखा तो गानों की लाइनों ने उसकी फीलिंग्स का साथ दिया। तुम्हें कोई और देखे तो चलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। अर्जुन मुस्कुराने लगा। अक्षत ने फिर ध्यान सामने जमा लिया। जैसे ही गाड़ी मार्केट में पहुंची, राधा ने कहा, आशु गाड़ी ज्वेलर्स वाली दुकान पर रोक देना, मुझे थोड़ा काम है, तुम लोग आगे निकल जाना। ठीक है माँ, अक्षत ने कहा। ज्वेलर्स वाली दुकान के सामने अक्षत ने गाड़ी रोक दी। राधा उतरी तो मीरा ने कहा, आंटी हम भी आपके साथ चलते हैं। ठीक है चलो, राधा ने कहा तो मीरा भी उनके साथ नीचे उतर गई। दोनों वहां से शॉप पर चली गई और अक्षत गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया। शॉप में आकर राधा ने कुछ गहने देखे। एक कंगन दिखाने के लिए जैसे ही वो मीरा की ओर मुड़ी, उन्होंने देखा मीरा शीशे में रखी चांदी की पायल को बड़े गौर से देख रही है। उन्होंने प्यार से कहा, मीरा। जी आंटी, मीरा ने कहा। तुम्हें पसंद आई ये पायल? राधा ने कहा। मीरा ने कहा, तो तुम ये अपने लिए ले लो ना, सगाई में पहनने के लिए। राधा ने कहा, अरे आंटी ये हम कैसे ले सकते हैं, ये बहुत महंगी होगी और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। मीरा ने कहा, तुमसे पैसे किसने मांगे हैं? भाई साहब आप बाकी गहनों के साथ ये पायल भी पैक कर दीजिए, राधा ने दुकानदार से कहा। लेकिन आंटी, मीरा ने कहना चाहा। लेकिन कुछ नहीं, अगर हमें कुछ मानती हो तो चुपचाप रख लो, राधा ने कहा। मीरा ने कुछ नहीं कहा, पर मन ही मन परेशान हो रही थी कि वो इतनी महंगी चीज कैसे ले सकती है। गहनों की खरीदारी के बाद राधा ने दुकानदार से कहा, ये आप घर भिजवा दीजिएगा और पेमेंट मैं बैंक से करवा दूंगी उनसे कहकर। अरे भाभी जी आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं विजय जी से बात कर लूंगा, आप बेफिक्र रहिए, मैं ये सब घर भिजवा दूंगा।
दुकानदार ने कहा। थैंक यू। चले मीरा? राधा ने कहा। कहते हुए मीरा उठी और राधा के साथ बाहर निकल आई। दोनों पैदल ही फुटपाथ पर चलने लगी। राधा ने मीरा को रुकने को कहा और खुद सामने वाली शॉप पर चली गई। मीरा वहीं खड़ी आती जाती गाड़ियों को गुजरते देख रही थी। तभी उसके करीब से गुजरते हुए एक आदमी की जेब से कुछ नीचे गिर गया। मीरा ने उठाकर देखा, वो एक पासपोर्ट था। मीरा ने जैसे ही सामने देखा, वो लंबे कोट वाला आदमी आगे निकल गया। मीरा सर सर कहते हुए उसके पीछे आई। शॉप में खड़ी राधा ने जब देखा तो हाथ का सामान रख मीरा के पीछे आई। आदमी एक महंगी चमचमाती गाड़ी के पास आकर रुका और जैसे ही दरवाजा खोलने को हुआ, मीरा हांफते हुए उसके पास आई और कहा, सर ये आपका पासपोर्ट वहां गिर गया था। हमें लगा आपको इसकी वजह से परेशानी हो जाएगी, सोचकर देने आ गए। मीरा बुरी तरह हाफ रही थी। आदमी ने जैसे ही पासपोर्ट लेने के लिए हाथ बढ़ाया, राधा ने उसके हाथ से पासपोर्ट छीनकर फेंकते हुए कहा, मीरा चलो यहाँ से। लेकिन आंटी, वो पासपोर्ट इनका है, इन्हें। मीरा ने कहा, लेकिन उससे पहले ही राधा ने मीरा का हाथ पकड़ा और खींचते हुए उसे ले आई। मीरा ने पीछे मुड़कर देखा तो आदमी ने नीचे पड़ा अपना पासपोर्ट उठाया और जेब में रख लिया। मीरा को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर क्यों राधा उसे वहां से इस तरह ले आई। खड़ी हो, खड़ी हो, खड़ी हो। चल खड़ी हो, खड़ी हो। वही टैक्स लेके खड़े होंगे। देखिए कितना। पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं कितनी मोहब्बत है। ऑथर संजना किरोड़ीवाल, मेरे यानी सोना के साथ। राधा मीरा का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले आती है। आदमी गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। उसके जाते ही राधा मीरा का हाथ छोड़ देती है तो मीरा कहती है, आंटी आप हमें वहां से ऐसे क्यों ले आई? आई एम सॉरी बेटा, राधा ने हताश होकर कहा। इट्स ओके, लेकिन आप हमें ऐसे लेकर आई जैसे आप उन्हें जानती हैं। हमने आपके चेहरे पर डर देखा था। क्या हुआ आंटी? क्या आप उन्हें जानती हैं? मीरा ने बेचैनी से कहा। राधा ने धीरे से कहा। कौन है वो? मीरा ने कहा। वक्त आने पर बता दूंगी, अभी हम लोगों को चलना चाहिए, राधा ने कहा और आगे बढ़ गई। मीरा भी उनके साथ साथ चलने लगी। दोनों मॉल के सामने पहुंची। निधि, अर्जुन और अक्षत वहीं खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। उन्हें देखते ही अर्जुन ने कहा, लो आ गए वो दोनों, अब अंदर चलते हैं। सभी अंदर चले आए। अंदर नीता पहले से ही सबका इंतजार कर रही थी। अर्जुन को छोड़कर बाकी सब हैरान थे, क्योंकि उसी ने नीता को अक्षत से मिलवाने के लिए वहां बुलाया था। नीता ने आकर राधा के पांव छुए तो राधा ने हर्ष के साथ कहा, अरे बेटा तुम यहाँ? जी आंटी, वो शॉपिंग करने आए थे, नीता ने मुस्कुरा कर कहा। आंटी जी नहीं, मम्मी जी कहो। और अच्छा है तुम यहाँ मिल गई। हम लोग सगाई की शॉपिंग करने यहाँ आए थे, तुम्हारे लिए भी कुछ लेना था। अब तुम साथ हो तो तुम्हारी पसंद का ही लेंगे, राधा ने कहा। नीता ने कहा। अक्षत ने कहा, नीता तुम्हें अपने देवर से मिलना था ना, ये रहा अक्षत। राधा ने अक्षत की ओर इशारा करके कहा। हेलो, नीता ने मुस्कुराते हुए कहा। अक्षत आगे बढ़ा और नीता को गले लगाते हुए कहा, वेलकम इन फैमिली भाभी। किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी। अर्जुन तो हक्का बक्का रह गया, लेकिन उस वक्त चुप रहा। दरअसल अर्जुन को चिढ़ाने के लिए ही अक्षत ने ऐसा किया था। अक्षत को देखकर एक पल के लिए तो नीता भी इम्प्रेस हो गई। उसकी पर्सनालिटी ही ऐसी थी। अक्षत से नजरें हटाकर नीता मीरा के पास आई और बात करने लगी। सारी बातें आज ही करनी है या शॉपिंग भी करेंगे? निधि ने कहा। सभी आगे बढ़ गए। अर्जुन और नीता बातें करते हुए साथ साथ चल रहे थे।
निधि राधा को आसपास लगे शोपीस दिखाने में लगी थी। अक्षत हमेशा की तरह अपने फोन पर बिजी और मीरा अकेले ही मॉल के चकाचौंध में खोई धीरे धीरे चल रही थी। सभी एस्केलेटर के सामने पहुंचे। मीरा को छोड़कर सभी चढ़ गए और पलक झपकते ही एस्केलेटर ऊपर, मीरा वहीं नीचे खड़ी रह गई। किसी का ध्यान मीरा की ओर नहीं गया। सभी शॉपिंग करने आगे चले गए। चलते चलते अक्षत ने देखा मीरा वही है, तो वो सीढ़ियों से उतरकर नीचे आया और कहा, चलो यहाँ क्यों खड़ी हो? अच्छा अच्छा, डर लग रहा होगा ना तुम्हें? मीरा ने धीरे से कहा। डरो मत, कुछ नहीं होगा, चलो। कहकर अक्षत आगे बढ़ा, लेकिन मीरा नहीं आई। अक्षत ने पीछे देखा और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। मीरा ने झिझकते हुए उसका हाथ पकड़ा और सीढ़ियों पर चढ़ गई। उसने डर से अक्षत का हाथ और कसकर पकड़ लिया। ऊपर पहुंचे और मीरा एस्केलेटर से सीधा फर्श पर। वो जाने के लिए आगे बढ़ी। उसे ये भी ख्याल नहीं रहा कि अक्षत का हाथ अभी भी उसके हाथ में था। अक्षत का हाथ पकड़े पकड़े जब वो आगे बढ़ी तो अक्षत ने रोकते हुए कहा, ओ हेलो, मेरा हाथ तो छोड़ दो। अक्षत की बात सुनकर मीरा को अपनी बेवकूफी का एहसास हुआ। उसने अपनी जुबान अपने दांतों तले दबा ली और पलटकर धीरे से कहा, सॉरी। अक्षत ने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो मीरा उसका हाथ छोड़कर वहां से चली गई। मीरा के जाते ही अक्षत मुस्कुराने लगा और अपने उस हाथ को देखने लगा जो कुछ देर पहले मीरा ने पकड़ रखा था। अक्षत अपने लिए कपड़े देखने सामने शॉप में चला गया। निधि और मीरा भी एक शॉप में सगाई में निधि के पहनने के लिए कुछ कपड़े देखने लगी। आखिरकार एक क्रीम कलर का गाउन निधि को पसंद आया और उसने वो खरीद लिया। मीरा, तुम भी अपने लिए कुछ ले लो ना सगाई में पहनने के लिए। निधि ने शॉप से बाहर आते हुए कहा। हमारे पास बहुत कपड़े हैं, मीरा ने कहा। हाँ, पर वो तो नॉर्मल है ना यार, भैया की सगाई में सब अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, निधि ने कहा। अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, मीरा ने अपनी मजबूरी जताते हुए कहा। तुम भी ना मीरा, हद करती हो। तुम भी तो मेरी तरह, बाकी सबकी तरह शर्मा फैमिली का हिस्सा हो, तो फिर क्यों ऐसी बातें करती हो? निधि ने रूखे स्वर में कहा। हम समझते हैं निधि, पर इस तरह से कुछ नहीं ले सकते, मीरा ने कहा। ले लो ना प्लीज, निधि ने कहा तो मीरा ने ना में अपनी गर्दन हिला दी और आगे बढ़ गई। दोनों चलकर राधा के पास आई। राधा ने नीता के लिए कुछ साड़ियां और सगाई में पहनने के लिए लहंगा खरीदा। निधि और मीरा ने देखा तो उन्हें भी वो बहुत पसंद आया। नीता भी वहीं थी। खरीदारी करते हुए अर्जुन ने उनके पास आकर कहा, माँ भूख लगी है, हम सब नीचे खाने जा रहे हैं, आप ही चलोगी? नहीं बेटा, तुम सब जाओ, तब तक मैं कुछ और सामान देख लूं। वैसे मैंने आते वक्त नाश्ता कर लिया था, राधा ने कहा। ओके, फिर मैं, निधि, नीता और मीरा जा रहे हैं, अर्जुन ने कहा और उन तीनों को लेकर नीचे चला आया। नीचे चारों एक ओपन रेस्टोरेंट में आए। उन्हें बैठने का कहकर अर्जुन ऑर्डर देने चला गया। सब थे, बस अक्षत कहीं गायब था और मीरा की नजरें उसे ही ढूंढ रही थी। अर्जुन सबके लिए खाने को ले आया, बर्गर, फ्राइज, कॉफी और पेस्ट्री। अर्जुन और नीता को अकेला छोड़ने के लिए निधि और मीरा अपना अपना खाना लेकर दूसरी टेबल पर जा बैठे। अर्जुन खुश था कि नीता के साथ अब उसे बात करने का मौका मिल जाएगा। अर्जुन अपने हाथ से नीता को खिला रहा था। उन्हें देखकर निधि ने मीरा से कहा, भैया और भाभी साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं ना, दे आर परफेक्ट। हाँ, दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं, इन्हें किसी की नजर ना लगे, मीरा ने प्यार से दोनों को देखते हुए कहा। मुझे तो बिल्कुल भैया जैसा लड़का चाहिए, जो खुद कम बोले और सिर्फ मेरी सुने, निधि ने कहा। तुम्हारे सामने वैसे भी कोई क्या बोल पाएगा, मीरा ने ताना मारते हुए कहा। वेरी फनी। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कैसा लड़का चाहिए, निधि ने सवाल किया। हमें तो ऐसा लड़का चाहिए
जो बहुत कम शब्दों में अपनी बात कह दे, जिसकी आंखें देखकर ही हम उनके दिल का हाल जान ले, जो हमसे बहुत प्यार करे, हमेशा हमारा साथ दे और कभी हमें टूटने ना दे। मीरा ने कहा, अच्छी चॉइस है, पर ऐसे लड़के असल जिंदगी में नहीं होते मीरा जी। वो या तो फिल्मों में मिलते हैं या कहानियों में। निधि ने पेस्ट्री खाते हुए कहा, असल जिंदगी में भी होते हैं और हम ढूंढ लेंगे। मीरा ने कहा। अभी दोनों बैठकर बातें ही कर रही थी कि कहीं से अक्षता टपका और निधि से कहा, शर्म नाम की चीज तो तुम में है नहीं। अब मैंने क्या किया? निधि ने पेस्ट्री खाते हुए कहा, वहां माँ अकेले है और तुम लोग यहाँ बैठकर ठूस रही हो। उठो और ये कॉफी माँ को देकर आओ। लेकिन मैं क्यों देकर आऊं? आप भी तो जा सकते हो ना। निधि ने कहा, बड़ा कौन है? आप। तो ऑर्डर कौन करेगा? आप। और मानेगा कौन? मैं। तो चुपचाप जाकर ये कॉफी माँ को देकर आओ और उनसे पूछना कुछ और खाना हो तो बता दे, मैं वहीं भिजवा दूंगा। अक्षत ने मीरा के साइड में पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। निधि पैर पटकते हुए वहां से चली गई। अक्षत वहीं बैठा रहा, निधि की कॉफी पीता रहा। मीरा अक्षत को देख रही थी और अक्षत सामने बैठे एक कपल को। मीरा ने जब देखा कि अक्षत बड़े गौर से उस कपल को देख रहा है तो पूछ बैठी, आप उन्हें ऐसे क्यों घूर रहे हैं? देख रहा हूँ लोग खुश रहने का नाटक कैसे कर लेते हैं। अक्षत ने सामने देखते हुए कहा, हम कुछ समझे नहीं। मीरा ने कहा। अक्षत मीरा की ओर पलटा और कहा, उस कपल को देखकर तुम्हें क्या समझ आता है? दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं, शायद एक दूसरे से प्यार भी करते हैं और यहाँ साथ में वक्त बिताने आए हैं। मीरा ने दोनों को देखकर कहा। अक्षत मुस्कुराया और कहा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल खुश नहीं है, बस लोगों के सामने उनका रिलेशनशिप स्टेटस खराब ना लगे इसीलिए साथ साथ है। यहाँ बैठने की वजह सिर्फ खाना है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मीरा ने कहा। वेट। कहते हुए अक्षत उठा और सामने बैठते उस कपल की पास वाली टेबल के पास कुर्सी पर जाकर बैठ गया। मीरा को साफ साफ दिख रहा था। अक्षत ने लड़की की ओर देखकर स्माइल किया तो बदले में लड़की ने भी स्माइल दे दी। अक्षत ने इशारों ही इशारों में उससे कुछ कहा और वहां से उठकर वापस आ गया और मीरा से कहा, अब देखना रिएक्शन। कुछ देर बाद जब लड़की के साथ बैठा लड़का बिल भरने काउंटर की ओर चला गया तो लड़की उठकर अक्षत की ओर आई और एक चिट उसकी ओर बढ़ाकर कहा, कॉल मी एनी टाइम, और चली गई। मीरा का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके जाते ही मीरा ने अक्षत से कहा, कितनी कमीनी है वो लड़की। उस लड़की के साथ होकर भी आपको नंबर देकर चली गई। तुम्हें क्या लगता है वो लोग प्यार करते हैं एक दूसरे से? दोनों ही टाइम पास कर रहे हैं, अक्षत ने कहा। पर आपको कैसे पता चला? मीरा ने कहा। जब वो दोनों वहां बैठे थे तब लड़का फोन में बिजी था और लड़की अपने फोन में। अगर उनमें प्यार होता और वो यहाँ टाइम स्पेंड करने आए होते तो दोनों की नजर एक दूसरे पर होती, ना कि फोन में। जब मैंने लड़की को स्माइल की तब भी उस लड़के के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अगर वो उसे लेकर पोसेसिव होता तो कोई ना कोई रिएक्शन तो जरूर देता। दोनों साथ जरूर हैं, पर प्यार की वजह से नहीं, अपनी अपनी जरूरतों की वजह से। अक्षत ने सारी बात समझाई। कैसी जरूरतें? मीरा ने सवाल किया। अक्षत कुछ पल के लिए खामोश हो गया और फिर कहा, वो मैं तुम्हें खोलकर नहीं समझा सकता। तुम्हारी कॉफी ठंडी हो रही है, पी लो। मीरा ने कप उठाया और कॉफी पीने लगी। निधि नहीं आई तो अक्षत ने निधि का बर्गर उठाया और खाने लगा। खाते हुए चीज उसके होंठ पर लगी रह गई। मीरा की नजर उसके होठों पर लगी उस चीज पर जा टिकी। अक्षत ने देखा तो इशारे से पूछा। मीरा ने हाथ आगे कर कर अपनी उंगली से हटा दिया। बर्गर का आधा हिस्सा अक्षत के हाथ में ही रह गया।
आज से पहले किसी ने उसे ऐसे नहीं छुआ था। मीरा ने देखा अक्षत उसे ही देख रहा है, तो वो उठी और कहा, हमारा हो गया, हम हाथ धोकर आते हैं। मीरा जल्दी जल्दी से वॉश बेसिन के सामने आई और बड़बड़ाते हुए हाथ धोने लगी। क्या कर रही हो? ऐसे बर्ताव करोगी तो उन्हें शक हो जाएगा कि तुम्हें उन्हें। हाँ हाँ, मालूम है पसंद करने लगी हो, लेकिन पहले से वो इतना सड़ू है कि ठीक से बात नहीं करते। अगर ये पता चला तो कहीं बात करना ही ना बंद कर दे। उफ, लेकिन क्या करे, वो सामने होते हैं तो कुछ समझ नहीं आता और हम कुछ ना कुछ ऊट पटांग कर ही जाते हैं। एक काम करेंगे, अब से उनके सामने ही नहीं जाएंगे। हाँ हाँ, ये सही रहेगा। कहते हुए उसने जैसे ही ऊपर देखा, शीशे में पीछे अक्षत का चेहरा दिखा। मीरा को लगा ये उसका वहम है। वहां से उसने शीशे पर हाथ घुमाया, लेकिन अक्षत तो जस का तस था। वो मीरा के पास आया और उसके हाथ को शीशे से हटाकर कहा, पागल हो गई हो? जानती नहीं कितने बैक्टीरिया होते हैं इन चीजों पर? उसने मीरा का हाथ अपने हाथ में लिया, उस पर हैंड वॉश डाला और धोने लगा। ऐसा करते हुए उसका ध्यान सिर्फ मीरा के हाथ पर था और मीरा का उस पर। अक्षत के हाथों की छुअन उसके मन को गुदगुदा रही थी। अक्षत ने उसका हाथ धोया और अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिया। मीरा ने अपने हाथ पोंछे और जब वापस रुमाल अक्षत की ओर बढ़ाया तो अक्षत ने कहा, कल धोकर दे देना। अक्षत चला गया। मीरा ने एक बार रुमाल को देखा और दूसरी बार अक्षत को देखकर कहा, सड़ू। अर्जुन और नीता भी अपना अपना नाश्ता खत्म कर चुके थे। निधि ऊपर ही रुक गई होगी, सोचकर अक्षत ने उसके लिए एक बर्गर लिया और फिर चारों ऊपर चले आए। तब तक राधा लगभग आधी से ज्यादा शॉपिंग कर चुकी थी। अक्षत ने बर्गर निधि की ओर बढ़ा दिया। निधि ने मुस्कुराते हुए लिया और वही खाना शुरू कर दिया। अक्षत और अर्जुन अपने लिए कपड़े देखने चले गए। अक्षत ने लाइट पिंक कलर का कुर्ता और चूड़ीदार खरीदा। अर्जुन के लिए गोल्डन कुर्ता और रेड सलवार। सभी अपने बैग संभाले नीचे आ गए। नीता अपनी स्कूटी से आई थी, इसीलिए सबको बाय बोलकर वहां से चली गई। सभी घर आ गए। जैसे ही सभी गाड़ी से उतरे, हैरान थे। घर लाइटों और फूलों से सजा हुआ था। गार्डन में डेकोरेशन का काम चल रहा था और विजय सबको ऑर्डर दे रहा था। राधा ने देखा तो हैरान थी। विजय ने जैसे ही सबको देखा, उनके पास आए और कहा, आ गए सब लोग मार्केट से? चलो चलो अंदर चलो, मैं अभी आता हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप ये सब क्या कर रहे हैं? राधा ने कहा, अरे भाई, मेरे बेटे की सगाई है, बार बार थोड़ी होगी। तुम सब चलो ना, मैं उन लोगों को बाकी काम समझा कर आता हूँ। विजय ने कहा। सभी अंदर चले आए। राधा बुरी तरह थक चुकी थी। आते ही सोफे पर बैठ गई। दादू दादी भी वहीं बैठे थे। कुछ देर में विजय भी आ पहुंचा। सभी बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी मोनालिसा वहां आई और कहा, घर में क्या हो रहा है? ये डेकोरेशन, लाइटिंग, कोई ओकेजन है क्या? अर्जुन की सगाई है, राधा ने कहा। मोनालिसा ने आकर अक्षत के कंधे पर अपनी कोहनी टिकाई और अर्जुन से कहा, कांग्रेचुलेशंस अर्जुन, कौन है वो लकी गर्ल? नीता नाम है उसका, अर्जुन के साथ पढ़ी है। इस बार भी राधा ने ही जवाब दिया। घर में ऐसा कोई नहीं था जो मोना से बात करना पसंद करता हो, लेकिन राधा घर आए मेहमान को हमेशा इज्जत देती थी और यही वजह थी कि वो मोनालिसा से कभी कभी बहुत कम बात कर लिया करती थी। ओह वाओ, इसका मतलब लव मैरिज है, मोना ने कहा। अर्जुन ने कहा। हमारी भी लव मैरिज होगी ना अक्षत? मोना ने अक्षत की ओर देखकर कहा। मीरा को मोनालिसा का अक्षत के यूं करीब खड़े होना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसने कहा, हम सबके लिए पानी लेकर आते हैं। मीरा के जाने के बाद मोना ने राधा से कहा, आंटी, अर्जुन की सगाई है और मुझे किसी ने बताया तक नहीं।
बुलाना नहीं चाहते क्या? तुम्हें बुलाकर सबका मूड खराब थोड़ी ना करना है, निधि ने फुसफुसाते हुए अर्जुन से कहा। ऐसी बात नहीं है, सब इतनी जल्दी हो गया कि अभी तक किसी को इनविटेशन भी नहीं भेजा है। तुम आना? राधा ने कहा। वो तो मैं आऊंगी ही, आफ्टर ऑल मेरा भी कुछ हक बनता है इस घर में। दादी को बहुत गुस्सा आ रहा था उस पर। उन्होंने बात बदलने के लिए कहा, राधा क्या लाई हो सबके लिए, दिखाना जरा। हाँ माँ, कहते हुए राधा ने एक एक बैग खोलना शुरू किया। दादाजी के लिए कुर्ता पजामा, दादी माँ के लिए सिल्क की साड़ी थी, विजय के लिए मेहरून रंग का सुनहरा किनारी वाला कुर्ता सबको बहुत पसंद आया। अर्जुन, अक्षत और निधि ने भी सगाई में पहनने वाले अपने अपने कपड़े दिखाए। सबके कपड़े देखकर विजय ने राधा से कहा, राधा सबके लिए कुछ ना कुछ लाई हो, मीरा के लिए कुछ नहीं खरीदा? हाँ, वो मुझे लगा उसने निधि के साथ खरीद लिया होगा। राधा ने निधि की ओर देखकर कहा, मैंने बोला था माँ, लेकिन आप तो जानती हो ना, उसने साफ मना कर दिया। निधि ने कहा, आप लोग इतना क्यों सोच रहे हैं? नहीं खरीदा तो इट्स ओके, वो निधि की दोस्त है, कोई इस घर की मेंबर तो नहीं जो इतना सोच रहे हो। मोना ने कहा। अक्षत के साथ साथ सभी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन सब चुप रहे। मीरा पानी के ग्लास लेकर खड़ी थी। जैसे ही उसने मोना की बात सुनी, उसे बहुत बुरा लगा। उसने ट्रे टेबल पर रखा और वहां से चली गई। अक्षत को मीरा का यूं जाना खल गया। उसने मोना की ओर देखकर कहा, माँ, मीरा को नए कपड़े की जरूरत नहीं है, वो इतनी खूबसूरत है कि लोग उसके सामने फीके लगे। मोनालिसा उठी और कहा, बाय गाइस, सगाई में मिलती हूँ। मोना वहां से चली गई तो अक्षत भी वहां से चला गया। दादू और राधा ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर राधा सारा सामान समेटने में लग गई। अर्जुन विजय के साथ बाहर चला गया और इंतजाम देखने लगा। राधा ने दादा दादी के लिए चाय बनाई और फिर उन्हें देकर अपने कमरे में चली आई। पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं कितनी मोहब्बत है। ऑथर संजना किरोड़ीवाल, मेरे यानी सोना के साथ। मीरा अपने कमरे में आई, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। मोना के कहे शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। निधि नीचे थी। मीरा बैठे बैठे सोचती रही। उसे बहुत बुरा लग रहा था। उधर अक्षत अपने कमरे में आया। मोना ने मीरा के लिए जो कहा, उसे बहुत बुरा लग रहा था। गुस्से में उसने अपने दाहिने हाथ का मुक्का दीवार पर दे मारा और फिर बिस्तर पर बैठ गया। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। वो उठा, बाथरूम में आया और मुंह धोया। कुछ अच्छा महसूस हुआ तो वो कमरे से बाहर आया। नजर निधि के कमरे की ओर चली गई, जो कि बंद था। अक्षत बाहर चला गया। शाम को ज्वेलर्स गहने देकर चला गया। राधा ने गहने दादी माँ को दिखाए और फिर मीरा के लिए खरीदी पायल लेकर उसके कमरे में आई। मीरा उदास सी बैठी थी। राधा उसके पास आई और कहा, मीरा, ऐसे अकेली क्यों बैठी हो बेटा? आंटी, आप आइए ना, मीरा ने अपनी आंखों के किनारे साफ करते हुए कहा। राधा उसके पास आई और प्यार से उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, मोनालिसा की बातों का बुरा मत मानना बेटा, उसे अभी इतनी समझ नहीं है। नहीं आंटी, हम उनकी बातों का बुरा क्यों मानेंगे? हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगा। अपनों की बातों का कैसा बुरा मानना? मीरा ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। राधा ने गाल छूकर कहा। राधा ने डिब्बे से पायल निकाली और मीरा को देकर कहा, ये लो, पहन लो। सगाई वाले दिन पहन लेंगे आंटी, मीरा ने पायल लेकर कहा। नहीं, अभी पहनो मेरे सामने, मुझे देखनी है कैसी लगेगी, राधा ने प्यार से कहा। राधा का अपनापन मीरा के जख्मों पर मरहम जैसा था।
उसने अपने पैरों में पायल पहनी और राधा को दिखाई। उसके गोरे पैरों में पायल बहुत जच रही थी। मीरा मोना को भूल गई और कमरे में चलने लगी। पायल के घुंघरू से छम छम की आवाज आने लगी तो मीरा खिलखिला पड़ी। राधा ने उसका गाल थपथपाया और चली गई। मीरा कमरे में यहाँ से वहां चल रही थी। पायलों की छम छम उसे बहुत अच्छी लग रही थी। वो घूमते हुए बाहर आई, छम छम करते हुए यहाँ से वहां घूमने लगी। अक्षत उस वक्त बालकनी में खड़ा फोन पर किसी से बात कर रहा था। मीरा की पायलों की छन छन से उसे बात समझने में परेशानी हो रही थी। वो पलटा और गुस्से में फोन काटकर मीरा के पास आया और उसकी बाह पकड़कर अपनी ओर करके कहा, ये क्या छम-छम लगा रखा है? दिखाई नहीं देता? बात कर रहा हूँ फोन पर। तुम अभी उतारो इन्हें। अपने कमरे में जाओ और उतार कर आओ इन्हें। लेकिन मीरा ने बोलना चाहा तो अक्षत ने कहा, लेकिन कुछ नहीं, अभी के अभी जाकर उतारो इन्हें, राइट नाउ। कहते हुए मीरा ने जैसे ही 2 कदम बढ़ाए, फिर से वही आवाज आई। अक्षत फिर से झुंझला गया और कहा, रुको। मीरा रुक गई तो अक्षत उसके पास आया और कहा, ऐसे जाओगी तो आवाज आएगी। फिर मीरा ने कहा। अक्षत ने मीरा को गोद में उठाया और लेकर कमरे की ओर बढ़ गया। मीरा बस उसे देखती रह गई। ये हक उसने अक्षत को कब दिया वो खुद भी नहीं समझ पाई और अक्षत बिना उसकी ओर देखे आगे बढ़ता रहा। मीरा ने बड़े प्यार से उसे देखा और धीरे से कहा, सड़ू। अक्षत ने मीरा को गोद में उठाया और उसके कमरे के सामने छोड़कर चला गया। बाहर आकर उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि उसने मीरा को क्यों डांटा। क्या हो गया है मुझे? ऐसे बिहेव क्यों कर रहा हूँ? वो हमेशा इतने प्यार से पेश आती है, फिर भी मैं इतना रूड क्यों हो जाता हूँ उसके सामने? अक्षत ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्योंकि तुम उसे पसंद करते हो। पीछे से आते हुए अर्जुन ने कहा। अर्जुन को वहां देखकर अक्षत हड़बड़ाया और कहा, किसे? वही जिसके बारे में खुद से बातें कर रहे हो। मैंने आज से पहले तुम्हें इस तरह खुद से बातें करते हुए नहीं देखा। अर्जुन ने कहा। अक्षत ने धीरे से कहा, पसंद करते हो ना? अर्जुन ने फिर कहा, किसे और आप क्यों बोल रहे हो ये सब? अक्षत ने चिढ़ते हुए कहा, भाई हूँ तेरा, चेहरा देखकर बता सकता हूँ क्या चल रहा है तेरे मन में। अर्जुन ने कहा, जाकर भाभी का मन टटोलिए, आज तो वो बड़ा इम्प्रेस होकर गई है मुझसे। अक्षत ने अर्जुन को छेड़ते हुए कहा, बात बदलने का अच्छा बहाना है। अर्जुन ने कहा, तभी उसका फोन बजा और अक्षत को वहां से निकलने का मौका मिल गया। वो नीचे आया, अंधेरा हो चुका था। विजय जी ने सभी लाइटें चालू करवा दी। सारा घर रोशनी से जगमगा उठा। अक्षत ने अपने फोन में कुछ तस्वीरें ली और आकर सोफे पर बैठ गया। राधा ने उसे अकेले बैठे देखा तो उसके पास चली आई और कहा, यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? घर कितना अच्छा लग रहा है ना माँ? कितने दिनों बाद सुकून मिल रहा है ये सब देखकर। अक्षत ने कहा, हाँ, इतने दिनों बाद घर में खुशी का दिन आया है। तुम्हारी शादी भी मैं इतने ही धूमधाम से। कहते कहते राधा रुक गई। उन्होंने जब अक्षत की ओर देखा तो उसकी आंखों में नमी देखकर उसका दिल पसीज गया। अनजाने में वो ऐसी बात कह गई जिससे अक्षत को ठेस पहुंची। अक्षत के साथ साथ उनकी आंखों में भी नमी तैर गई। सॉरी बेटा, राधा ने कहा। इट्स ओके माँ, खाने में क्या बना है आज? अक्षत ने कहा, दाल चावल भिंडी और चपाती बनेगी। राधा ने कहा, चलो। अक्षत ने उठते हुए कहा। कहाँ? राधा ने हैरानी से कहा, किचन, मिलकर बनाते हैं। अक्षत ने राधा को कंधों से पकड़कर किचन की ओर ले जाते हुए कहा, अरे बेटा, मैं कर लूंगी ना। राधा ने अंदर आकर कहा, आप अकेले कितना काम करेंगी माँ? जानता हूँ इस 1 साल में मैं सबसे बहुत दूर हो गया हूँ। अक्षत ने धीरे से कहा, धत, कुछ भी बोलता है, सब ठीक है और तू हमेशा मेरे पास ही रहेगा, पगला। राधा ने कहा,
चलो फिर बनाते हैं। अक्षत ने कुकर में पानी डालते हुए कहा। कुछ दिन की बात है, फिर तो नीता इस घर में आ जाएगी और हम दोनों मिलकर बना लिया करेंगे। राधा ने अक्षत का हाथ बटाते हुए कहा। जब तक दाल उबली तब तक अक्षत ने भिंडी फ्राई कर दी। सच में उसके हाथों में जादू था। खाने की खुशबू से किचन महक उठता। राधा भी नहीं जानती थी कि अक्षत में ये गुण कहाँ से आया। वो बस प्यार से खाना बनाने में अक्षत की मदद कर रही थी। दाल भी अक्षत ने ही बनाई। जब उसमें हींग और देसी घी का छौंक लगाया तो किचन एक सुहावनी महक से भर गया। अक्षत राधा की ओर पलटा और कहा, हो गया, अब क्या करना है? इतना काफी है बेटा, तुम कॉफी पियोगे? राधा ने हाथ धोते हुए कहा। उसी वक्त मीरा किचन में आई तो अक्षत ने उसे देखकर अनजान बनते हुए कहा, नहीं, मैं चाय पीऊंगा। राधा ने देखा मीरा आई है तो उसे देखते ही कहा, अरे मीरा, तुम्हारी पायल कहाँ है? मैंने कहा था ना पहने रखना, उतारी क्यों? शायद तुम्हें पसंद नहीं आई, है ना? मीरा ने अक्षत की ओर फिर राधा की ओर देखकर कहा, ऐसी बात नहीं है आंटी, वो बहुत अच्छी है, बस थोड़ा शोर करती है इसीलिए उतार दी। कोई बेवकूफी होगा जिसे पायल की आवाज नहीं पसंद होगी। राधा ने काम करते हुए कहा तो मीरा अक्षत की ओर देखकर मुस्कुराने लगी। बेचारा अक्षत, बैठे बिठाए उसे बेवकूफ सुनने को मिल गया। उसने राधा से कहा, माँ, चाय? हाँ, बनाती हूँ। राधा ने कहा, आप रहने दीजिए आंटी, हम बना देते हैं। मीरा ने कहा तो राधा और काम करने में लग गई। मीरा अक्षत के लिए चाय बनाने लगी। अक्षत उसके बगल में आकर खड़ा हो गया और धीरे से कहा, मुझे नहीं पता था वो माँ ने खरीदी है। मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप चाय बनाती रही और छान कर अक्षत को थमा दी। अक्षत ने एक घूंट भरा और कप मीरा को देकर कहा, आज भी तुम इसमें चीनी डालना भूल गई। अक्षत वहां से चला गया। मीरा ने चाय पीकर देखी, उसमें चीनी नहीं थी। उसने अपना सर पीट लिया। ये गलती उससे हमेशा होती थी, वो भी अक्षत के लिए। मीरा ने डिब्बे से चीनी निकालकर चाय में डाली और मिलाकर खुद ही पी ली। अब अपनी झूठी चाय अक्षत को थोड़ी पिलाती। खाना तैयार हो चुका था। राधा ने खाना लगाया और सबको बुला लिया। आज अक्षत खाने के लिए नहीं आया, उसे किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा। सबने खाना खाया और फिर बैठकर सगाई के फंक्शन के बारे में बातचीत करने लगे। 10 बज गए, अक्षत अभी तक नहीं आया था। बाकी सब सोने चले गए, बस राधा ही डाइनिंग के पास बैठी अक्षत के आने का इंतजार कर रही थी। दिन भर की थकान की वजह से राधा की आंखें मूंदने लगी थी। मीरा ने जब देखा तो उनके पास आकर कहा, आंटी, आप जाकर सो जाइए, वो आएंगे तब हम परोस देंगे। अरे नहीं बेटा, वो पता नहीं कब तक आएगा, आज थोड़ा परेशान भी है, मैं उसका इंतजार कर लूंगी, तुम जाकर सो जाओ। राधा ने कहा, हालत देखिए अपनी, नींद से आंखें भारी हो रही है और आज आपने कितना काम किया है, थक भी तो गई होंगी ना आप जाइए, हम रुक जाते हैं। मीरा ने कहा, लेकिन राधा ने कहा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, हम भी तो आपकी हर बात मानते हैं ना, फिर आप भी हमारी ये छोटी सी बात मान लीजिए, आप जाइए। मीरा ने राधा से कहा। मीरा की जिद के आगे राधा को झुकना पड़ा। वो उठकर सोने चली गई। मीरा वहीं बैठकर अक्षत के आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद ही अक्षत घर आ गया। उसने देखा मीरा डाइनिंग के पास ही बैठी है, तो वो उस ओर चला आया और कहा, तुम सोई नहीं? आप आ गए, बैठिए, हम खाना लगा देते हैं। मीरा ने उठते हुए कहा। अक्षत को अच्छा लगा कि मीरा उसके लिए ही यहाँ बैठी थी। वो कुर्सी खींचकर बैठ गया। मीरा ने सब्जी और दाल उठाते हुए कहा, खाना ठंडा हो गया है, हम गरम करके लाते हैं। अक्षत ने उसकी कलाई पकड़कर रोक लिया और कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं ये सब खा लूंगा, तुम बैठो। मीरा वापस बैठ गई।
उसने प्लेट सीधी की और नैपकिन से पोंछकर अक्षत के सामने रख दी। उसने उसमें खाना परोसा तो अक्षत ने बड़े प्यार से मीरा की ओर देखकर कहा, तुमने खा लिया? मीरा ने पलकें झुकाकर कहा। अक्षत ने चम्मच उठाई और दाल चावल मिक्स करके खाने लगा। खाते हुए उसने मीरा से कहा, तुमसे एक बात पूछूं? मीरा अभी नीचे देख रही थी। कभी कभी अचानक मैं गुस्सा हो जाता हूँ, तुम्हें बुरा तो नहीं लगता है ना? अक्षत ने बिना मीरा की ओर देखे हिचकिचाते हुए कहा। नहीं, मीरा ने उसकी ओर देखकर कहा। अक्षत की नजरें अभी भी नीचे ही थी। उसने आगे कहना जारी रखा, एक्चुअली लड़कियों से बात करना नहीं आता, इसीलिए कुछ भी बोल देता हूँ। आज शाम भी मैं किसी जरूरी कॉल पर था। तुम्हारी पायल की आवाज बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रही थी। बस थोड़ा गुस्सा आया और मैंने वो सब। आई एम सॉरी। इट्स ओके, मीरा ने कहा। तुम्हें बुरा नहीं लगता? अक्षत ने मीरा की तरफ देखकर कहा। अपनों की बातों का क्या बुरा मानना, बस कभी कभी खींच होती है पर जल्दी दूर भी हो जाती है, मीरा ने कहा। तुम बहुत अच्छी हो, हर बात समझती हो, अक्षत ने कहा। लेकिन आप हमारी समझ से बाहर हैं। कभी कभी आपको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, मीरा ने उसकी प्लेट में चपाती रखते हुए कहा। धीरे धीरे समझ जाओगे, अक्षत ने खाते हुए कहा। उसके बाद दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। कभी मीरा अक्षत को तो कभी अक्षत मीरा को देखता रहा। खाना खाकर अक्षत वहां से चला गया। मीरा ने बर्तन धोकर रख दिए और ऊपर चली आई। जैसे ही वो अपने कमरे में जाने लगी, अक्षत ने आवाज लगाई, मीरा। मीरा ने पीछे पलटकर कहा, जी? थैंक यू, अक्षत ने बिना किसी भाव के कहा। थैंक यू किस लिए? मीरा ने कहा। बस थैंक यू, अक्षत ने कहा और अपने कमरे की ओर चला गया। मीरा भी अपने कमरे में आकर लेट गई, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। निधि सो चुकी थी। मीरा ने कंबल निधि को ओढ़ाई और फिर करवट लेकर लेट गई। अक्षत का चेहरा, उसकी बातें बार बार उसके सामने किसी फिल्म की तरह चल रही थी। अक्षत को समझ पाना बहुत मुश्किल था। जिस तरह की बातें वो अचानक से करता था, उससे मीरा को एहसास हुआ कि बहुत कुछ था जो अक्षत के सीने में दफन था। मीरा अक्षत के बारे में सोचते सोचते सो गई। मीरा से सॉरी कहने के बाद अक्षत का मन काफी हल्का हो गया था। वो बिस्तर पर आकर लेट गया। कमरे की लाइट बंद थी, लेकिन बेड के पास पड़ी टेबल पर रखा लैंप जल रहा था। अक्षत बिस्तर पर लेटा लेटा लैंप को ऑन ऑफ कर रहा था। अक्षत खुद में आते बदलाव को साफ साफ महसूस कर रहा था। सोचते सोचते उसे कब नींद आई पता ही नहीं चला। पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं कितनी मोहब्बत है। ऑथर संजना किरोड़ीवाल, मेरे यानी सोना के साथ। सुबह अक्षत देर तक सोता रहा। उसकी आंख तब खुली जब उसकी मौसेरी बहन की 7 साल की बेटी काव्या ने आकर उसके दरवाजे को पीटते हुए कहा, मामू दरवाजा खोलो ना। अक्षत आंखें मलता हुआ उठा और आकर दरवाजा खोला। अपने सामने काव्या को देखकर उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने काव्या को अपनी गोद में